आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर सेकंड को हम लोग डिस्कस करेंगे। और पेपर सेकंड का नाम क्या है? तो शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी। शैक्षिक तकनीकी एवं आईसीटी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आईसीटी का फुल फॉर्म बता दो। तो देखो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म कहीं लिख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में इसकी मीनिंग क्या होगी? तो सूचना संप्रेषण तकनीकी। सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो आपके पूरे पेपर का नाम क्या हो जाएगा? तो शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलो अब देखो आज की जो हमारी टॉपिक है उसका नाम क्या है? तो शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसके बारे में मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से बीएड कर रहे हो तो उसके लिए क्लास है। उसके साथ साथ यदि आप महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय से बीएड करो तो उसके लिए भी ये क्लास है। उसके साथ साथ किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हो और आपके सिलेबस का पार्ट है शिक्षण के स्तर, तब भी आप पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ और समझ सकते हो। चलो अब इतनी बात हो गई, अब बात आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज की हमारी टॉपिक है भैया शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। देखो अभी आप जब आगे की तैयारी करोगे, एमएड वगैरह की जब आप तैयारी करोगे तो वहां भी शिक्षण के स्तर मेरे भाई आपके सिलेबस का पार्ट होगा। आप सीटेट की तैयारी करोगे वहां भी शिक्षण के स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया और आपका मेमोरी लेवल हो गया, आपका थिंकिंग लेवल हो गया, वहां भी आपको शिक्षण के स्तर पढ़ने रहते हैं, टीचिंग ऑफ लेवल पढ़ने, लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ने रहते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पूरी क्लास को देखिएगा, मैं अपना 100% देके समझाऊंगा ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए और आप कभी शिक्षण के स्तर को ना भूलिए। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आप बस ध्यान से अपना, मेरे जितने भी साथी जुड़े हैं भैया ध्यान से एक एक चीज़ को समझिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो सबसे पहले शिक्षण के स्तर पे हम लोग चलेंगे कि जो आपका है कि स्मृति स्तर हो गया, बोध स्तर हो गया, उसके बाद चिंतन स्तर हो गया, उस पर चलेंगे तीनों पे। उसके पहले तो भूमिका बनाते हैं, आपको कुछ समझाने से पहले तो भूमिका बनाते हैं ताकि आप जो शिक्षण के स्तर पर जाने से पहले आपको रिलेट कराते हैं टॉपिक से। तो आइए सबसे पहले देखो समझो, शिक्षण एक सदैव चलने वाली उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ पे दो शब्द आया है, एक तो भैया शिक्षण, उसके बाद सदैव, उसके बाद उद्देश्य पूर्ण। हमको पता है जो टीचिंग होता है वो मेरे भाई आदि अनादि काल से वो सदैव चलता आ रहा है। एक अध्यापक अपने स्टूडेंटों को पढ़ाता ही पढ़ाता है, उसके साथ साथ उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। अब आपको पता है कि अगर आप टीचिंग का कार्य बिना उद्देश्य के कर रहे हो तो वो अर्थहीन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बीएड कर रहे हो और मैं आपको 2 का टेबल पढ़ाऊं तो कहोगे ये उद्देश्य पूर्ण हुआ? नहीं हुआ। तो शिक्षण जो है वो उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। कहोगे सर जी हम सहमत है, आगे बढ़िए। औपचारिक रूप से शिक्षण प्राथमिक कक्षा से लेकर उच्च स्तरीय कक्षा तक चलता रहता है। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, एक होता है निरौपचारिक। तो यहां पे बात करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक की बात। देखो औपचारिक क्या होता है, जिसमें हम इसके पहले भी बता चुके हैं तीनों को। तो औपचारिक क्या होता है, जिसमें मेरे भाई हम हमें लिमिटेशन हो, हमें एक समय की पाबंदी हो और एक फिक्स जगह पे एक 4 भवन के अंदर हम कुछ सीखते हैं तो उसे औपचारिक कह सकते हैं। और जो अनौपचारिक होता है, वो हम कहते हैं अपने सोसाइटी से, अपने समाज से, अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली से जो सीखते हैं वो अनौपचारिक मेरे भाई शिक्षा होती है। तो जो औपचारिक शिक्षण है वो प्राथमिक कक्षा से लेकर उच्च स्तरीय कक्षा तक होता है। इसको भी इतना जानते रहिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलिए, इसको मैं समझाऊंगा, यहां से आपका मेरे भाई लेवल ऑफ टीचिंग बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। देखो ध्यान से समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं, फिर इसको मैं समझाता हूं आपके साथ। इसको अगर नोट कर रहे हो तो कहीं लिख लीजिएगा, अगर नोट कर रहे हो तो इसको कहीं अपने नोट में मेंटेन कर लीजिएगा, वरना नोट्स में सारी चीजें हैं। ठीक है, देखो बात हम करेंगे शिक्षण का प्रारंभ अर्थहीन से लेकर गहन अर्थ तक चलता रहता है। भैया जहां नोट अगर कर रहे हो तो वहां नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, जो बच्चे पेपर पेन कॉपी लेके बैठते हैं तो वो नोट करके कहीं लिख लो। शिक्षण का प्रारंभ अर्थहीन से लेकर गहन अर्थ तक चलता है, पूरा लेवल ऑफ टीचिंग कंप्लीट हो गया। कहोगे सर जी कैसे? तो इसको मैं तोड़ के बता रहा हूं। शिक्षण का प्रारंभ स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर तक चलता है। स्मृति स्तर, अर्थहीन, गहन स्तर, चिंतन स्तर तक चलता रहता है। अब उम्मीद करते समझ गए होंगे, 2 शब्द यहाँ पे आया है, एक आया स्मृति स्तर और एक आया चिंतन स्तर। कहोगे ये क्या है? अभी इस पे चलेंगे ना, थोड़ा सा पहले मुझे टॉपिक से आपको जोड़ने दो। ठीक है, आइए शिक्षण कक्षा के विभिन्न कार्यों को करने की एक व्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को सीखते रहने के लिए प्रेरित करना रहता है। देखो एक तो भैया टीचिंग और एक हो गया टीचर। इन दोनों का कार्य होता है अपने स्टूडेंटों को मोटिवेट करना, प्रेरित करना, अपने स्टूडेंटों के अंदर एक तरीके से उत्साह उत्पन्न करना ताकि वो स्वयं कुछ सीख सके। एक तरीके से ये शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भी होता है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, शिक्षण के उद्देश्य का स्पष्ट होना आवश्यक है।
जो भी क्लास में पढ़ाने जा रहे हो, जो भी कैरिकुलम डिजाइन कर रहे हो, जो भी सिलेबस का पार्ट आप पढ़ाने जा रहे हो, क्लास में यूनिट पढ़ाने जा रहे हो, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब ये उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होंगे तभी शिक्षक प्रभावी शिक्षण करने में सफल हो सकता है। अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बीएड, अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि क्या क्या टॉपिक पढ़ानी, कैसे सिलेबस कवर कराना है, तो मैं प्रभावी रूप से पढ़ा पाऊंगा नहीं। कुछ बच्चे 1 से 2 क्लास देखेंगे और कहेंगे अरे यहाँ तो अच्छी पढ़ाई नहीं चलती, मैं कहीं और पढ़ूंगा। तो ये बात हो जाती है। अगर आपका एम, आपकी अगर दृष्टिकोण, आपके ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है, बिल्कुल मेरे भाई टू द पॉइंट है, तो यहाँ पे सीखने के लिए एक तरीके से बेहतर अवसर मिल जाएगा। शिक्षण सदैव सीखने की गति को प्रभावित करते हैं, हम सबको पता है। जो हमारा शिक्षण है वो मेरे भाई सीखने की गति को प्रभावित करते हैं। वो डिपेंड करता है कि सिखाने वाला कैसा है। ठीक है, अब इतनी सारी पॉइंट हम क्यों डिस्कस किए हैं, अब देखो ध्यान से समझना। यहाँ देखो अब जाके भैया आया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उपरोक्त दृष्टि से, यानी जो ऊपर जितना भी कुछ सीखे हो, उपयुक्त दृष्टि से शिक्षक द्वारा संपन्न शिक्षण के कार्यों के आयोजन के लिए शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं। ऊपर जितना भी क्रियाकलाप करोगे, ऊपर जितना क्रियाकलाप की शिक्षण का प्रारंभ अर्थहीन से लेकर गहन तक चलता है, शिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। इन सब क्रियाकलाप क्लास में करने के लिए मेरे भाई 3 स्तर होते हैं। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वैसे बीएड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते, पर कई यूनिवर्सिटियां ऑब्जेक्टिव भी कराती हैं। तो अभी तो आपको कंप्रिहेंसिव टाइम में लिखना है ना, जो वीर बहादुर से हैं, जो महाराजा सुहेलदेव से हैं। तो देखो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? एक स्मृति, मुख्यतः 3 स्तर, एक स्मृति स्तर मेमोरी लेवल, एक बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक चिंतन स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से जो बच्चे, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी एक तो मनोवैज्ञानिक पढ़े थे हम अपने ब्लूम साहब को, एक महान बेंजामिन ब्लूम। जब बेंजामिन ब्लूम का नाम लिया करो ना तो उनके आगे महान लगाया करो, बहुत लीजेंड पर्सन थे वो। तो महान बेंजामिन ब्लूम ने भी बताया था ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अब जोड़ पा रहे हो कि नहीं? ज्ञानात्मक, स्मृति, भावात्मक, बोध, क्रियात्मक, चिंतन, जोड़ पा रहे हो ना? तो लेकिन वहां ये चीज नहीं है, बस मैं आपको रिलेट करते हुए बता रहा हूं, उनका नाम लिया हूं ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। तो शिक्षण के 3 स्तर है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। जो निम्न स्तर का होता है मेरे भाई शिक्षण, उसे हम स्मृति स्तर कहते हैं। एक तरीके से कोई भी चीज आपको कंठस्थ कराई जाती है, याद कराई जाती है। उसके बाद बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसके नाम से पता चल रहा है जो भी आप याद किए हो उसके बारे में थोड़ा सा आप बोध उत्पन्न कर दोगे, थोड़ा सा उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर दोगे अपेक्षाकृत स्मृति स्तर के। तो ये मध्य स्तर का मेरे भाई हो गया आपका बोध स्तर। उसके बाद चिंतन स्तर, सबसे प्रचंड, सबसे मेरे भाई उच्च कोटि का जो मेरे भाई शिक्षण स्तर है वो चिंतन स्तर है। अब 3 स्तर है, तीनों को मैं बिल्कुल अब डिटेल में इसके मेरिट डिमेरिट को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यहां से क्लास इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल डीप में हम लोग चल रहे हैं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कुछ ही बच्चे देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि मैं उड़ा के पढ़ाऊंगा, ये मैं कभी नहीं करने वाला। जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल अपना 100% देके पढ़ाऊंगा। आइए, शिक्षण के इन 3 स्तरों को बौद्धिकता के अनुसार तुलनात्मक दृष्टि से मेरे भाई निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसको आप लोग चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जितने बच्चे हैं सभी स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरा थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि मैं जब लिखता हूं ना ब्लैक बोर्ड पे, तो भैया सीधे यहाँ पे आता हूं, यहाँ से यहाँ आता है। कितना भी अगर मान लो यहाँ से लिखना प्रारंभ किया ना तो लास्ट में यहाँ आइए जाएंगे, तो क्या होगा देखो ध्यान समझना। यहाँ ऐसे हो गया, कोई नहीं। अब इसको आप रोटेट कर लेना अपने जब आप लिखना। तो अब इसको उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखो ये ध्यान से सुनना, सबसे जो निम्न स्तर का है उसे हम स्मृति स्तर कहेंगे। उसके बाद जो मध्य का है उसे बोध स्तर, फिर चिंतन स्तर। ध्यान सुना, यहाँ पे देखो यहीं से समझ में आ गया। कम विचार या विचारहीन क्षेत्र, इसमें स्टूडेंट कौनो विचार उचार नहीं करते। उन्हें कहोगे भैया क से कबूतर, वही नहीं समझेंगे कबूतर क्या है क्या है, वो बस ही समझेंगे भैया क से कबूतर सर जी कहे हैं, हम क से कबूतर याद कर लेंगे, बतिया खत्म। उसके बाद बोध स्तर, विचार युक्त क्षेत्र, थोड़ा थोड़ा विचार करने लगेंगे। क से कबूतर, आप देखो ध्यान सुना, क से कबूतर, जहां कबूतर देखेंगे वहीं जान जाएंगे हरी सर जी बताए थे क से कबूतर होता है, ये देखो कबूतर। तो यानी बोध स्तर भी हो गया। अब जो एग्जाम्पल दूंगा चिंतन स्तर का, ये भैया समझ गए। अध्यापक ने सिर्फ इतना बोला था क से कबूतर, लेकिन जहां स्टूडेंट भैया क तो सीख गया, जहां स्टूडेंट देख लिया कमल, जहां स्टूडेंट देख लिया कमल का फूल, ठीक है, कमल का फूल, वहां क देखा तो बोला अरे सर जी तो बता दे क से कबूतर होता है, इसका मतलब क से कमल भी होता है। तो यहाँ पे चिंतन भी करने लगा।
सबसे पहले स्मृति, फिर बोध, फिर चिंतन। जब आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले स्मृति स्तर डेवलप करो, फिर बोध स्तर डेवलप करो, फिर चिंतन थिंकिंग लेवल डेवलप करो। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप समझ गए होंगे भैया। अब इससे ज़्यादा मैं इसको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। एक बार और इसे समझाने का प्रयास करूंगा। आइए समझाता हूँ। सबसे पहले स्मृति स्तर आपको अध्यापक साहब कुछ बता देंगे, ठीक है। जैसे बता दिए, मान लो क से कलम, अध्यापक साहब बता दिए क से कलम होता है, ठीक है, हम जान गए। अब जैसे ही मेरे भाई अगर हम कलम देखते हैं, ठीक है, जैसे हम मान लो ये हमारी कलम हो गई, ये हमारी कलम हो गई, तो जैसे हम कलम देखते तो हम जान जाएंगे कि हाँ अध्यापक जी हमें बताए थे कलम यानी क से कलम होता है। तो बोध स्तर भी सबसे पहले हम कंठस्थ कर लेंगे, फिर हम थोड़ा सा बोध करेंगे, उसके बाद क से हम कोई अन्य चीज भी देखेंगे। अगर मान लो क से हम कलम देख लिए, क से किताब देख लिए, तो क्या होगा, हम स्मृति भी करने लगेंगे, एक तरीके से हम चिंतन भी करने लगेंगे। अच्छा, क से कलम भी होता है, क से कबूतर, क से कमल, क से किताब भी होती है, तो यानी हम लास्ट में चिंतन भी करने लगेंगे। तो इस तरीके से इसको समझने का प्रयास करना। इसको उम्मीद करते हैं सबसे जो मेरे भाई सबसे निम्न लेवल का होता है वो स्मृति स्तर है, उसके बाद बोध स्तर, उसके बाद चिंतन स्तर। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्मृति स्तर के बाद बोध स्तर और चिंतन स्तर आता है, ये शिक्षण के स्तर है। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब नोट पॉइंट करके लिखा है, यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्मृति स्तर शिक्षण का सबसे निम्न स्तर का मेरे भाई शिक्षण होता है, सबसे निम्न स्तर का होता है। जो स्मृति स्तर है, ध्यान समझना, जो स्मृति स्तर है वो सबसे निम्न स्तर होता है। अब उम्मीद करते हैं ये भी समझे होंगे। अब समझाने का प्रयास करें तथा इसमें विचार नगण्य मात्रा में होते हैं, इसलिए सबसे नीचे स्थान पर रखा जाता है। इसमें स्टूडेंट कोनो विचार उचार नहीं करते, सिर्फ जो बताते हैं वो कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। बोध स्तर में अपेक्षाकृत, जब अपेक्षाकृत लिखा जाए तो यहाँ पे स्मृति की बात कर रहा है। बोध स्तर में स्मृति स्तर के अपेक्षाकृत अधिक विचार विद्यमान होते, इसमें थोड़ा थोड़ा आप विचार भी करने लगते, तो इसीलिए से मध्य में रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो भैया पूरी क्लास को कहीं नोट करके लिखिएगा भी, वरना मैं इसका हो सकता है तो पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि जो बच्चे नोट्स नहीं ले पाते किसी कारणवश भी, उनका भी हेल्प हो जाए। ऐसा ना हो कि वो पैसे वैसे की वजह से पढ़ ना पाएँ, क्योंकि आर्थिक स्थिति मैं अच्छे से जानता हूँ कि क्या से क्या रहती है। चलो, उसके बाद चिंतन स्तर सर्वाधिक विचारपूर्ण माना जाता है। जो चिंतन स्तर है वो सबसे विचारपूर्ण माना जाता है, इसे शीर्ष स्थान पर भी रखते हैं। इस स्तर पर अत्यधिक श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है, इस स्तर पर शिक्षण जो है अत्यधिक श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है, इसे सबसे मेरे भाई अपर लेवल पे रखते हैं, सबसे शीर्ष स्थान पे रखते हैं। अब उम्मीद करते हैं तीनों लेवल को आप लोग समझे होंगे। अब इसकी मेरिट डिमेरिट पे चलेंगे। अब एक बार मैं थोड़ा सा और रिवीजन कराना चाहूँगा। सबसे जो निम्न स्तर है वो स्मृति स्तर है, जो मध्य का उसे बोध स्तर, फिर उसके बाद चिंतन स्तर। एक बार मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई बोले कि भैया शिक्षण के स्तर कितने हैं, तो तुरंत पट सीना जवाब दीजिएगा 3 होते हैं। कोई पूरे शिक्षण के स्तर लेवल ऑफ टीचिंग तो कहोगे 3, कौन कौन से? तो सबसे पहले मेरे भाई की स्मृति, बोध, चिंतन। उम्मीद करते तीनों को आप लोग समझे होंगे। अब आ जाइए आगे चलते हैं, ठीक है, मेमोरी लेवल को समझते हैं। अब क्या होता स्मृति स्तर का शिक्षण क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्मृति स्तर के शिक्षण की क्रियाएं इस प्रकार की परिस्थिति रचना करती जिसमें छात्र पढ़ी हुई पाठ्य वस्तु को कंठस्थ या रट सकते हैं। जो भी आप पाठ्य विषय वस्तु या फिर पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हो, सिलेबस का पाठ बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो स्टूडेंट इसमें कंठस्थ कर लेते हैं। नाम से नमोस पता चल रहा है ना कि स्मृति स्तर यानी जो बच्चे कुछ याद कर ले, कंठस्थ कर ले। कंठस्थ का अर्थ होता है याद करना, लर्न करना कोई भी चीज, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। देखिए थोड़ा सा आगे समझिए। कंठस्थ करने का बुद्धि से कोई सीधा संबंध नहीं होता। इस पॉइंट को कहीं नोट करके लिखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। कंठस्थ करने का बुद्धि से कोई सीधा संबंध नहीं पाया जाता। इससे मैं भैया असहमत हूं बात से, और थोड़ा सा सहमत भी हूं, ठीक है। अभी इसको समझाऊंगा। उसके बाद अतः स्मृति स्तर के शिक्षण के परिणाम का बुद्धि से संबंध नहीं होता, परंतु इस स्तर के शिक्षण से बौद्धिक व्यवहार के विकास को बल मिलता है। जो आपका बौद्धिक विकास है, जब आप बोध स्तर में जाओगे तो किस स्तर से होते हुए? स्मृति स्तर से। लेकिन यहाँ पे एक चीज आई है मेरे भाई, एक वाक्य आया है कि कंठस्थ करने का बुद्धि से कोई सीधा संबंध नहीं होता। बहुत से मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि अगर आप कोई चीज याद करना चाहते हो तो आपके अंदर अगर बुद्धि नहीं भी है तब भी याद कर लोगे, तो यानी बुद्धि से कोई सीधा संबंध नहीं। कि मेरा ऐसा मानना है, अगर बच्चे के अंदर अगर बुद्धि नहीं है तो कोई चीज वो याद भी नहीं कर पाएगा, बहुत लेट याद करता है। आप कहोगे सर जी बात तो सही है, जो लोग मंद बुद्धि के होते हैं या फिर किसी कारणवश वो मेरे भाई कि किसी कारणवश वो सामान्य बालक की तरह नहीं बिहेव करते हैं, तो देखते हो वो कोई भी चीज याद नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद याद कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बुद्धि के बिना हम कंठस्थ कर ले, नहीं, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है।
देखो वहीं पे एक बात कह देते हैं कि ये इस स्मृति स्तर पर शिक्षण के परिणामों का बुद्धि से संबंध नहीं होता, लेकिन जो स्मृति स्तर के शिक्षण है वो बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायक भी होते हैं। कोई चीज़ आप अगर कंठस्थ नहीं करोगे तो आगे उस पर आप बोध नहीं कर पाओगे, उस पर आप चिंतन नहीं कर पाओगे। तो ये मेरे भाई स्मृति स्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। स्मृति स्तर में कोई भी चीज़ को हम लर्न करते हैं, कंठस्थ करते हैं, एक तरीके से इसे जानते रहना। ये सबसे निम्न स्तर का मेरे भाई टीचिंग लेवल होता है, यानी शिक्षण स्तर होता है, जिसे स्मृति स्तर कहते हैं। अब इसके थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक हुए मेरे भाई मॉरिस एल बिगी साहब, ये क्या कहते हैं, इस शिक्षण स्तर में प्रस्तुत या फिर तथ्य सामग्री को रट लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जो आपका स्मृति स्तर, इसमें जो भी हम शिक्षण सामग्री होती है, जो भी हमें पाठ्य वस्तुएं होती हैं, वो बालक एक तरीके से रट लेता है, कंठस्थ कर लेता है। यही कहते हैं आपके मॉरिस एल बिगी साहब, महान मॉरिस एल बिगी साहब। चलो आओ अब इसके हम लोग मेरिट डिमेरिट पे चलते हैं, स्मृति स्तर के गुण और दोष पे चलते हैं, ताकि इसके बारे में और जानते रहो। इसके यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखो 4 से 5 पॉइंट मैं समझाऊंगा, एक एक को लेकर अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। स्मृति स्तर को पढ़ रहे हैं जो सबसे निम्न स्तर का है, ठीक है। इसके बाद हम बोध और फिर हम लोग चलेंगे, उसके बाद हम लोग बोध पढ़ेंगे। बोध पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट वाले को कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फर्स्ट पॉइंट को। इस स्तर का शिक्षण छोटी कक्षा तथा छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। हम सबको पता है कि हम प्राइमरी वगैरह में पढ़ते थे तो क ख ग घ खूब जोर से पढ़ के याद करते थे। क्यों? ताकि हमें कंठस्थ हो जाए, हमको कोई चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि छोटी कक्षाओं में आयु में मानसिक शक्तियाँ अधिक विकसित नहीं रहती हैं। एक तरीके से हम कोई भी चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंतन, ज़्यादा बोध स्तर, ज़्यादा हम लोग बोध नहीं कर सकते। तो इसमें जो आपका स्मृति स्तर पे स्मृति स्तर का प्रयोग कहाँ होता है, तो हम कहेंगे जो छोटी कक्षाएं हैं वहाँ स्मृति स्तर का प्रयोग ज़्यादा होता है। सेकंड पॉइंट समझिए, इसकी मेरिट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट समझिए, विद्यालयी पाठ्यक्रम में बहुत सारी विषय वस्तु ऐसी होती है जिनको रटना आवश्यक है, ठीक है, जिनको रटना आवश्यक है। बहुत सी ऐसी देखो जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं उसमें हम अब ये बताओ, अगर पहाड़ा आप याद नहीं करोगे तो कैसे याद होगा? नहीं, आप छोटे छोटे बच्चों को ये नहीं बता सकते कि 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से पहाड़ा डिजाइन होगा, टेबल डिजाइन होता है। नहीं, उनको शुरू में गिनतियां वगैरह तो आपको याद कराना ही पड़ता है। तो कुछ ऐसे चीजें होती जो बच्चों को हम मेरे भाई की थोड़ा सा रटवाना भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गणित के नियम हो गए, रासायनिक सूत्र हो गए, शारीरिक रचना से संबंधित तथ्य, उसके बाद गणना नियम, ऐतिहासिक घटनाक्रम, समय चक्र। जैसे आप पता चलेगा कि भैया गांधी जी का जन्म कब हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कहाँ हुआ था। इस तरीके से कुछ चीजें याद कराना भी जरूरी होता है। तो ये स्मृति स्तर का ये मेरिट है, इसको भी आप लोग जानते रहेगा। स्मृति स्तर के शिक्षण बोध एवं चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए आधार तैयार करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं लिख लो। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, चाहे कहीं लिख लीजिए। जो स्मृति स्तर होता है भले निम्न स्तर का होता है, देखो क्या होता है ना, ये जो निम्न स्तर, देखो 3 स्तर हैं। सबसे पहले स्मृति स्तर, ठीक है, जो सबसे पहला स्मृति स्तर है, ये जो मेरे भाई आपके बोध स्तर है, जो आपका चिंतन स्तर है, इन दोनों के लिए एक तरीके से बेस का डिजाइन करता है। देखो ध्यान से सुनना, आप मान लो अभी आप बीएड कर रहे हो, लेकिन जब बीएड करने से पूर्व जब आपकी कक्षा 1, कक्षा 2 क्लास पढ़े हो, तो जो कक्षा 1 और 2 हैं वो अब आपके नज़र में उनका महत्व कम है, लेकिन वो आपको एक बेस तैयार करके दिए ना। तो जो स्मृति स्तर है वो आपको एक बेस प्रदान करने का मेरे भाई कार्य करता है। ये भी जानते रहना, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। कंठस्थ करना भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्मृति स्तर पर शिक्षण करते समय शिक्षक को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। अपने स्टूडेंटों को अपने तरीके से वो कंठस्थ करवा सकता है, रटवा सकता है, चीज़ों को समझा सकता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अध्यापक केंद्रित शिक्षा हो गई, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा अगले पॉइंट पे चलते हैं। किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को कम से कम समय में अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने के लिए स्मृति स्तर शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। अब कोई भी चीज़ आपको प्रयोग करके बताऊं मैं, उसको मेरे भाई की आपको चिंतन करने के लिए समय दे दूं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ मैं कंठस्थ करा दूं और जल्दी से जल्दी कंठस्थ कराते हुए आगे बढ़ूँ तो कई टॉपिकें एक साथ कवर हो जाएंगी, जिसमें कम से कम समय लगता है। ये इसकी मेरिट हो गई। इसके मेरिट को आप लोग जरूर एक बार अच्छे से मेरे भाई की पढ़ के जाइएगा अपने एग्जाम में, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्मृति स्तर के मेरिट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक ठो, ठीक है। चलिए अब एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसके चलो हम लोग दोष पे चलते हैं, इसकी डे मेरिट को पढ़ते हैं। जब कोई चीज़ अगर मेरे भाई अच्छाई है तो उस चीज़ की मेरे भाई कुछ कुछ दोष भी तो होते हैं। तो आ जाओ स्मृति स्तर के दोष को समझते हैं। यह शिक्षण स्तर छात्रों की मानसिक शक्तियों एवं बौद्धिक विचार की प्रक्रिया को विकसित करने में कोई सहायता नहीं करते।
इसमें बौद्धिक और जो मानसिक शक्तियाँ वो डेवलप नहीं होती। अगर कोई चीज़ आप रट रहे हो, खुद से कोई चीज़ क्रिया नहीं कर रहे हो, तो इसमें आपकी मानसिक शक्तियाँ और जो आपका मेरे भाई की बौद्धिक शक्तियाँ हैं वो उसका बौद्धिक विचार जो है उसका डेवलपमेंट नहीं होता। इसके लिए एक तो डीमेरिट भी है। उसके बाद रट कर प्राप्त किया ज्ञान व्यवहारिक जीवन में निरर्थक सिद्ध हो जाता है। जो चीज़ें हम रट कर प्राप्त कर लेते हैं वो व्यवहारिक जीवन में उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, उसका अनुप्रयोग नहीं कर पाते। एक तरीके से ये समझते हुए आगे बढ़िए। आइए, बहुत अधिक मात्रा में तथ्यों तथा ज्ञान को कंठस्थ करके रखना संभव नहीं हो पाता। बहुत सारी चीज़ों को स्टूडेंट को याद कराना जरूरी नहीं होता कि वो याद कर ही ले, उनको समझना भी जरूरी होता है। इसलिए कंठस्थ कराने की मेरे भाई ये स्मृति स्तर का ये एक डिमेरिट भी हो गई। उसके अब थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, स्मृति स्तर शिक्षण में अंतः प्रक्रिया का कोई स्थान नहीं मिलता जिसके कारण छात्रों के व्यक्तित्व का सही विकास मुश्किल होता है। इसमें हम खुद से कोई चीज़ नहीं कर पाते, कोई चीज़ खुद से कोई कार्य नहीं कर पाते। एक तरीके से ये अध्यापक केंद्रित शिक्षा होती है, जिसमें अध्यापक ही हमें कुछ चीज़ें कंठस्थ करवाता है और हम उसे रट कर याद करते हैं। इस प्रकार से हम अंतः क्रिया नहीं कर पाते। तो मेरे भाई ये हमारे व्यक्तित्व का सही विकास नहीं कर पाता। इसके मेरिट को आप लोग, इसके डेमेरिट को भी आप लोग समझ गए, ठीक है। एक तरीके से इसके डेमेरिट, इसके मेरिट को भी समझे। अब उम्मीद करते हैं आप लोग स्मृति स्तर का शिक्षण, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? बोध स्तर का शिक्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोध स्तर। देखो, बोध स्तर का शिक्षण स्मृति स्तर के शिक्षण की तुलना में अधिक विचार युक्त, मोर थॉटफुल माना जाता है। इसलिए मानसिक शक्ति एवं बौद्धिक क्षमताओं हेतु स्मृति स्तर की अपेक्षा उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। देखो ध्यान से सुनना, जो आपका यहाँ पे हम लोग इसको देखो इस तरीके से हम लोग पढ़े थे, ये आपका हो गया ये स्मृति स्तर। इससे जो उच्च कोटि का होता है वो बोध स्तर का होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा जो मेरे भाई विचार युक्त प्रदान किया जाता है। इस तरीके से आपको विचार सोचने के लिए थोड़ा सा प्रेरित भी किया जाता है, जो आपका बोध स्तर का शिक्षण होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो मेरे भाई टीचिंग होता है। अब इसके थोड़ा सा हम लोग दोष को समझते हैं, इसके गुण को समझते हैं, मेरिट और डिमेरिट को समझते हैं। एक बार मैं पानी पीता हूँ, फिर क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो, आइए सबसे पहले हम इसके गुण को समझते हैं, इसके मेरिट को समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बोध स्तर के? फर्स्ट पॉइंट क्या है गुण में कि बोध स्तर के शिक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक प्रभावशाली तथा अस्थायी होता है। देखो, जो आपका बोध स्तर है, जो आपका उसके बाद आपका चिंतन स्तर है, वो मैं कह के चलूँगा कि 70% सिमिलर हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों में आप बोध करना प्रारंभ कर देते हो, चिंतन करना प्रारंभ कर देते हो। तो अगर पॉइंटें कुछ मिस भी हो जाती है एग्जाम में लिखते समय, तो बोध स्तर का लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। बस हाई चेंज कर देना। अगर आप चिंतन स्तर लिख रहे हो तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि चिंतन स्तर के शिक्षण द्वारा ज्ञान अधिक प्रभावशाली तथा अस्थायी होता है। एक तरीके से मैं की पॉइंट बता दिया आपको, ठीक है। तो देखो, बोध स्तर में जो भी आप मेरे भाई शिक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान कर रहे हो तो वो आपको अस्थायी होता है, थोड़ा सा एक तरीके से उसमें अस्थायित्व तो होता है। अब देखो अगले पॉइंट को समझो। इस शिक्षण के प्रतिमान से विषय वस्तु का बोध गहनता से कराया जाता है। इससे प्राप्त ज्ञान शुद्ध अधिगम होता है, एक तरीके से ट्रू लर्निंग होता है, सही अधिगम होता है। जो भी चीज़ें सीखते सही से सीखते हैं, जो भी विषय वस्तु को हम पढ़ते गहनता से पढ़ते, कंठस्थ नहीं करते। ये इसकी मेरी भाई मेरिट हो गई। थर्ड पॉइंट को समझ लो। इस स्तर के शिक्षण में अलग अलग तथ्य संबंधी ज्ञान के स्थान पर सामान्यकृत रूप से ग्रहण करने पर बल दिया जाता है। जो भी आप चीज़ें सीखते हो बोध करके सीखते हो, समझ के सीखते हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सीखते हो। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझे होंगे। बोध स्तर का शिक्षण विद्यार्थी को सीखने के कार्य में अपनी बौद्धिक तथा विचार प्रक्रिया को प्रयोग करने का पूरा अवसर देता है। जो भी चीज़ आप कंठस्थ कर लिए, जो भी चीज़ आप सीख लियो, जो भी चीज़ आप समझ लियो, उनको आप प्रयोग भी करते हो एक तरीके से बोध स्तर में। तो ये भी इसकी मेरिट हो गई। उम्मीद करते हैं ये जितनी भी मेरिट बताएं इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से थर्ड पॉइंट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसके दोष को हम लोग समझते हैं। इसकी डीमेरिट कौन कौन सी है? देखो, अब हर चीज़ का अगर मेरिट है तो डीमेरिट भी है। तो बोध स्तर का इस स्तर के शिक्षण का प्रमुख दोष यह है कि इसमें मानवीय व्यवहारों को ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें मानवीय यानी जो मोरल डेवलपमेंट है, किसी के साथ कैसे बातचीत करना है, समाज में कैसे आपको उठना बैठना, कब किससे क्या बोलना है, इस पर कोई जोर नहीं दिया जाता। कोई किसी भी विषय के बारे में आप गहनता से सिर्फ उसके बारे में प्रचंड अध्यापक बन जाओ, कहने का मतलब है एक तरीके से उस चीज़ को अच्छे से समझ जाओ, उसके बारे में जोर दिया जाता। आपके मोरलिटी पर, आपके नैतिकता पर जोर नहीं दिया जाता। एक तरीके से इसका दोष भी होता है बोध स्तर पर। बोध स्तर का शिक्षण भी स्मृति स्तर शिक्षण की तरह शिक्षक के शिक्षक व मेरे भाई पाठ्य वस्तु पर केंद्रित होता है। अब देखो,
जो अध्यापक होता है वो आपको गहनता से इसमें पढ़ाता है। इसमें स्वतंत्रता तो होती है लेकिन कुछ ही पॉइंटों पर, ज़्यादातर क्या होता है ये कंट्रोल कौन करते हैं, तो आपके अध्यापक साहब आपकी पाठ्य वस्तु कंट्रोल करती हैं कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी विषय वस्तु को गहन कर सको। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊँ बोध स्तर का, तो मैं आपको एज ए टीचर कह दूँ कि देखो कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मान लो कि आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं 2 का टेबल याद कराऊंगा, तो आपको 2 का टेबल मैं गहनता से याद करा दिया, गहनता से रटवा दिया, उसको समझवा दिया, लेकिन आप खुद पे उससे वर्क नहीं ज़्यादा कर रहे हो। तो इस तरीके से कि शिक्षक पर ज़्यादा केंद्रित होता है, एक तरीके से पाठ्य वस्तु पर ज़्यादा केंद्रित होता है स्मृति स्तर की तरह। ठीक है, इसी के ऊपर ही जब चिंतन स्तर पढ़ोगे तो उसमें स्टूडेंट एकदम बिल्कुल मेरे भाई फ्रीडम उसको मिल जाती है किसी भी टॉपिक को बारे में सोचने के लिए कि वो 2 का टेबल वो मल्टीप्लाई करके भी लिखे, 2 का टेबल वो कंठस्थ करके भी लिख सकता है। एक तरीके से हम स्वतंत्रता दे सकते हैं चिंतन स्तर पर। तो ये भी समझ के रहना, जो बोध स्तर वो स्मृति स्तर की तरह कि शिक्षक और पाठ्य वस्तु पर केंद्रित होता है। एक बार देखो ध्यान से सुनना, सूझबूझ की उत्पत्ति भी शिक्षक द्वारा प्रदत्त समझ से होती है, न कि विद्यार्थी अपनी स्वयं प्रयासों से। जो भी स्टूडेंट कुछ भी नई चीज़ें सीखता है वो अध्यापक की यही सहायता से सीखता है, अपनी सहायता से नहीं सीखता। बोध स्तर पर भी तो इतना इसके बारे में जानते रहना। अब थर्ड पॉइंट भी समझ लो, बाह्य अभिप्रेरणा होने के कारण छात्र स्वाभाविक रुचि, जिज्ञासा, उत्साह तथा सच्ची लगन का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा आवश्यक है। देखो ध्यान से सुनना, जब आप कोई भी चीज़ आप स्टूडेंट को दे रहे हो, स्टूडेंट को समझा रहे हो, उनको खुद से कोई कार्य करने के लिए नहीं दे रहे हो, तो वो विषय के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। तो देखो ध्यान समझना, आप स्टूडेंट के कोई चीज़ उन पर थोपे जा रहे हो, आपको ये पढ़ना वो पढ़ना, आपको फिजिक्स भी पढ़ना, आपको मैथ भी पढ़ना, आपको मेरे भाई हिस्ट्री भी पढ़ना है, उनको खुद से सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहे हो, तो इस तरीके उनकी रुचि एक तरीके से मर जाएगी, उनकी रुचि एक तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और आपको पता है कि अगर बालक को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहते हैं तो उनको आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक मोटिवेशन होना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यही आपकी नई शिक्षा नीति 2020 भी कहती है कि स्टूडेंट को बस सीखने के लिए आप प्रेरित कर दो। एक अध्यापक का कार्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि स्टूडेंट को प्रेरित कर दो सीखने के लिए, वो स्टूडेंट ताकि खुद से कोई चीज़ें सीखे। आप उनको एक सहायता प्रदान करो, ये ना कि उनका हाथ पकड़ के चलना मत सिखाओ, बस उनको कुछ दूर चलाओ, बाकी वो खुद से चलना प्रारंभ कर देंगे। अब चिंतन स्तर का शिक्षण समझो। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप बोध स्तर की डिमेरिट को भी समझे होंगे, इसके मेरिट को भी समझे होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे। चिंतन स्तर का शिक्षण जो आपका होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये क्या होता है? देखो, चिंतन स्तर का शिक्षण का उच्चतर स्तर माना जाता है। यह शिक्षण का सबसे उच्चतर स्तर माना जाता है। और सबसे निम्नतर स्तर कौन सा है? तो हम कहेंगे सर वो स्मृति स्तर है। जो मध्य का स्तर है वो बोध स्तर है। ठीक है, तो ये सबसे उच्चतर स्तर है। ठीक है, यह शिक्षण स्तर स्मृति बोध स्तर की अपेक्षा सर्वाधिक विचार युक्त माना जाता है, मोर थॉटफुल माना जाता है। किसके अपेक्षाकृत? तो स्मृति और बोध स्तर के अपेक्षाकृत। चलो आओ, इसके 200 गुण को समझोगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो ध्यान से समझना मेरे भाई कि चिंतन स्तर शिक्षण में निम्नलिखित विशेषताओं का समावेश है जिसके कारण यह उच्चतर शिक्षण माना जाता है। कौन कौन से निम्नलिखित हैं? सबसे फर्स्ट इसको समझो। देखो, इस स्तर पर शिक्षण अध्यापक विषय केंद्रित होने के बजाय छात्र केंद्रित होता है। वही बात हो गई, इसमें स्टूडेंट को बिल्कुल हम चारों तरह के चौमुखी इसमें से हमको फ्रीडम दे देंगे कि आप जो भी बच्चे अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हो पढ़ो, बस मैं आपको एक सहायता दूंगा जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे। तो इसमें कहने का मतलब है जो भी वस्तु होती है, जो भी मेरे भाई की शिक्षण होता है, जो शिक्षण का कार्य होता है, वो एक तरीके से छात्र केंद्रित होता है। स्टूडेंट अपने लेवल को सीख सकता है, ये इसकी मेरिट हो गई। उसके बाद छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया के मार्ग पे स्वयं चलकर निर्धारित लक्ष्यों को पाने की स्वतंत्रता होती। दोनों पॉइंट सिमिलर ही हैं। एक तरीके से स्टूडेंट अपने जो भी लक्ष्य निर्धारित होते हैं खुद से कोई चीज़ क्रिएट करते हुए सीखते हैं ताकि मेरे भाई उनका जो ज्ञान है और अधिक अस्थायी हो जाए। उसके बाद शिक्षण की प्रक्रिया स्मृति स्तर बोध स्तर की तुलना में अधिक विचार युक्त होती है। अब देखो, अगर जो स्मृति स्तर है उसमें हम विचार बिल्कुल भी नहीं करते थे, कोई भी चीज़ हम बस कंठस्थ कर लेते थे, लेकिन जो आपका बोध स्तर है थोड़ा थोड़ा हम विचार करने लगते हैं। जो चिंतन है उसमें और विचार करने लगते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ये शिक्षण के स्तर हैं। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो। स्मृति स्तर को ध्यान में रखो, बोध स्तर को ध्यान में रखो, चिंतन स्तर को ध्यान में रखो। स्टूडेंट अगर प्रारंभिक कक्षाओं में है तो उन्हें स्मृति स्तर के हिसाब से शिक्षण दो, टीचिंग कराओ। जब वो मेरे भाई थोड़ा सा आगे की कक्षा में जाए तो उन्हें बोध स्तर का ज्ञान दो। ठीक है, वो थोड़ा सा और आगे मेरे भाई उच्च स्तरीय पर जाए तो उन्हें थोड़ा सा चिंतन पर जोर दो। इस हिसाब से आपको टीचिंग कराना चाहिए और ये टीचिंग के लेवल हैं, इनको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो
अब देखो इस स्तर के शिक्षक में विद्यार्थी को मानसिक शक्तियों के प्रयोग उन्हें विकसित करने के लिए प्रचुर मात्रा के अवसर उपलब्ध रहते हैं। जो भी आप मेरे भाई की थिंकिंग स्तर में पढ़ोगे उसमें एक तरीके से आपको फ्रीडम मिल जाएगी, कोई चीज़ अपने लेवल पे सोचने के लिए, विचार करने के लिए, तर्कपूर्ण उसको मेरे भाई निर्णय लेने के लिए आपको एक तरीके से फ्रीडम दे दी जाएगी। तो ये इसके मेरिट हो गए। अब इसके हम लोग दोषों को समझते हैं। देखो ध्यान से सुनना, यद्यपि चिंतन स्तर शिक्षण सबसे अधिक विचार तो माना गया, फिर भी शिक्षण के कुछ मेरे भाई दोष हैं, कुछ कमियां हैं, उनको हम लोग समझते हैं। ध्यान समझना फर्स्ट क्या है, देखो कमियां का समझ लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहते हैं ना किसी भी व्यक्ति को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी बुराइयों को ना जाने, तब तक हम उसको अच्छे से नहीं जान पाते। तो कभी किसी व्यक्ति को अगर जज कर रहे हो तो उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी बुराइयों को भी जानने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो थोड़ा सा ये समझो, चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए विकसित मानसिक शक्तियों, बौद्धिक क्षमताओं तथा उच्च स्तरीय विकास प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। ये मेरी भाई देखो ध्यान सुनना, अतः छोटी कक्षाओं या छोटे आयु वर्ग बालकों के लिए ये सर्वथा अनुपयुक्त है। मेरे भाई कि ये तरीके से उपयोगी नहीं है। देखो जो आपका चिंतन स्तर है ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे आप छोटी LKG होगा, UKG वगैरह हो गया, इसमें हम चिंतन नहीं करते, कोई भी चीज़ सिर्फ कंठस्थ कर लेते हैं। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए इसका एक तरीके से डीमेरिट हम कह सकते हैं। ठीक है, अब वही बात आती है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसे हम डीमेरिट कह देंगे। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, इसकी ये डीमेरिट हो गई। उसके बाद इस स्तर के शिक्षण में स्मृति बोध की शिक्षण के भांति एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण नहीं किया जाता। ये पॉइंट अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो कुछ बच्चे इसको समझ भी नहीं पाएंगे। ध्यान समझना, इसको मैं समझाऊंगा कैसे, ध्यान से समझना थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा इसको ऐसे करूं, ठीक है, ध्यान समझना। देखो इस स्तर के शिक्षण में स्मृति एवं बोध स्तर की भांति एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण नहीं कराया जाता। क्यों? एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण स्टूडेंट को इसमें फ्रीडम दे दी जाती है। वो कोई भी चीज़ क्रम बाई क्रम नहीं सीखते, अपने स्तर पर सीखते हैं। देखो ध्यान से सुनना, आप उन्हें कहोगे कि भैया 2 का टेबल लिख के लाना, तो ये जरूरी नहीं कि वो 2 का टेबल याद किए तब लिखेंगे, नहीं। अगर उनको मेरे भाई मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो वो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, 2 का फिर 3 में करेंगे और आगे लिखते बढ़ेंगे, 2 का फिर 4 में करेंगे तो आगे लिखते हुए बढ़ेंगे। तो जरूरी नहीं कि वो क्रम में चलें, एक नियोजित एक मेरे भाई क्रम का अनुसरण करें, एक नियम का पालन करें, वो अपने हिसाब से वो चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो स्मृति स्तर और बोध स्तर है वो हमको पता है अध्यापक केंद्रित शिक्षण स्तर है, तो उसमें एक आप नियम से चलते हो, एक क्रम से चलते हो। अब उम्मीद करते ये भी समझ गए, तो इसलिए ये इसका डीमेरिट हो गई। अब थर्ड पॉइंट को समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? ये कहना ठीक नहीं है कि चिंतन स्तर का शिक्षण सभी विषय में किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान समझना, इसकी मेरिट है। ऐसा जरूरी नहीं कि चिंतन सभी विषय के लिए ही किया जाए, नहीं। कुछ विषय को आप कंठस्थ भी करना पड़ता है, कुछ विषय को आप अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ती है, बोध उसके लिए बोध भी उत्पन्न करना पड़ता है। तो ये जरूरी नहीं कि हर विषय वस्तु को आप मेरे भाई चिंतन करके ही सीखो। तो ये एक तरीके से इसकी डीमेरिट भी हो गई, इसको भी आप लोग समझते रहिएगा। अब थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझो। अगले पॉइंट को समझाने से पहले थोड़ा सा इसे भी समझाऊं कि भैया अगर अभी तक आप अगर नोट्स नहीं लिए हो द परफेक्ट स्टडी का, तो 99 रुपये पे करके इस नंबर पे, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क करना। 99 रुपये आपको बार कोड दिया जाएगा, उस पर पे करके आप मेरे भाई 99 रुपये में चारों पेपर के सब्जेक्ट लेके अच्छे से पढ़ना, अपनी तैयारी अच्छे से करो। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं, यदि हिंदी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं। थोड़ा सा क्या होता है ना, इस समय की मेरे भाई थोड़ी सी पाबंदियाँ होती हैं, पर मैं रात में जैसे मुझे समय मिलता सब बच्चों के मैं जितने डाउट रहते हैं, ऐसा कि नहीं सिर्फ नोट्स ही नहीं, जिनके डाउट भी रहते हैं, कोई क्वेश्चन भी रहते हैं, उनका भी मैं जवाब देने का अपना पूरा प्रयास करता हूँ दिल के साथ। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसमें थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो जाते हैं कि अरे आप तो रिप्लाई नहीं देते हो। ये ऐसा कुछ नहीं है, एक टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट के बारे में ही सोचता है, उसके हित के बारे में ही सोचता है एक टीचर। ठीक है, तो आप 99 रुपये पे करके नोट्स ले सकते हो। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, सभी चारों पेपर के आपके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा फोर्थ पॉइंट को समझ लो, इसकी डीमेरिट में इस प्रकार के शिक्षण के नियोजन में शिक्षक का कार्यभार एवं उत्तरदायित्व अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। देखो ध्यान से समझना, अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि मेरे भाई वो अपने स्वयं लेवल पे कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो वो कोई गलतियां ना करें। ठीक है, कोई गलतियां ना करें, कोई त्रुटियां ना करें, एक तरीके से वो गलत नॉलेज ना गेन कर लें। तो अध्यापक को थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इसमें ये इसकी डीमेरिट भी गिना दिया गया है कि एक तरीके से जो अध्यापक अधिक अगर एक्टिव है तो वो मेरिट ही है, लेकिन हम इसको डीमेरिट में मान के चलते हैं कि हद से
ज़्यादा अध्यापक को कार्यभार बढ़ जाता है, वो अन्य कक्षाओं में अपना 100% नहीं दे पाता और बड़ी कक्षाओं में ज़्यादा फोकस करने लग जाता है। इस तरीके से इनके डेमेरिट को समझते रहिएगा। एक बार मैं इसका रिवीजन कराना चाहूँगा। उसके पहले यदि आप लोग द परफेक्ट स्टडी से अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, ठीक है। यदि आप अभी चैनल को अगर अभी तक सच में सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये वाली बटन दबा के तो सब्सक्राइब भी कर लो, और हाँ ये वाली बटन जरूर क्लिक कर दिया करें, लाइक वाला, क्योंकि क्या होता है ना, इससे थोड़ा सा द परफेक्ट स्टडी का मान सम्मान बढ़ जाता है। तो ये आपके हाथ में, और बेल आइकन तो प्रेस कर ही लिया करो नोटिफिकेशन जाने के लिए, ठीक है। यदि आप हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब अपना ख्याल रखिए। एक बार मैं इसका रिवीजन कराना चाहूँगा आपको, ठीक है। एक बार, और हाँ, नोट्स लेने के इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिवीजन कराना चाहूँगा ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इससे हम लोग रिवीजन कराएंगे, ठीक है। देखो, जो आज की क्लास में हम लोग लेवल ऑफ टीचिंग पढ़े हैं, लेवल ऑफ टीचिंग पढ़े, सबसे पहले मेमोरी को पढ़े हैं, यानी स्मृति स्तर का शिक्षण, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद थिंकिंग, ध्यान सुनना। सबसे जो निम्न स्तर का मेरे भाई शिक्षण स्तर है उसे हम स्मृति स्तर कहते हैं। उसके बाद बोध स्तर, फिर आपका चिंतन स्तर। इसमें देखो, ये देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे इसके ऐसे समझो, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, यानी ये विचार लेस होता है, ये थॉटलेस होता है। इसमें ज़्यादा विचार नहीं होते, कोई चीज़ आप सिर्फ कंठस्थ करते हो। इसमें देखो थोड़ा सा ये भरा भरा दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा हमें विचार युक्त क्षेत्र हो जाता है। थोड़ी थोड़ी सी हम चीज़ों को सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा विचार करना प्रारंभ कर देते हैं, और ये अति विचारपूर्ण क्षेत्र हो जाता है, मोस्ट थॉटफुल एरिया हो जाता है। इसमें हम कोई भी चीज़ के बारे में ज़्यादा थिंकिंग, ज़्यादा चिंतन करने लगते हैं। तो आपको अगर पूछे कि शिक्षण के स्तर कितने होते हैं, तो तुरंत जवाब दोगे कि भैया 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। अब उम्मीद करते हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तीनों को आप लोग समझे होंगे। एक बार मैं इसको यहाँ पे समझाऊंगा, तब आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। नोट पॉइंट को, स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है सबसे निम्न स्तर का होता है। जो स्मृति स्तर शिक्षण है सबसे निम्न स्तर का है। इसमें विचार नगण्य मात्र होते हैं, नाम मात्र होते हैं, ठीक, इसीलिए सबसे से नीचे रखा गया है। जो बोध स्तर है वो अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत? तो कहोगे सर स्मृति स्तर की अपेक्षाकृत, इसमें अधिक विचार विद्यमान रहते हैं, इसीलिए इसे मध्य में रखा गया है। जो मेरे भाई उसके बाद लास्ट में है चिंतन स्तर, जो है वो सर्वाधिक विचारपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें अधिक श्रेष्ठता से प्राप्त कर लेता है, शिक्षण अधिक श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है, इसे शीर्ष स्थान पर रखा जाता है। इसमें अधिक जो कि कोई भी चीज़ों के बारे में आप गहन से सोचने लगते हो, आप लास्ट में चिंतन स्तर से। अब उम्मीद करते तीनों के बारे में आप अच्छे से समझे होंगे, पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ शिक्षण के स्तर को। कभी उम्मीद करते इसको आप कभी नहीं भूलोगे। अगर भूलते भी हो तो एक बार क्लास को और देखना द परफेक्ट स्टडी का। और एक बार दिल से रिक्वेस्ट, अगर जो बच्चे अब तक देख रहे हैं तो ये समझो अपने फ्यूचर के प्रति थोड़ा सा एक्टिव तो हैं, तो भगवान उनको मेरे भाई की तरक्की दिलाए। उसके साथ साथ द परफेक्ट स्टडी को अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह है एक बार जरूर शेयर करना। देखो छोटा सा प्लेटफॉर्म है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने का प्रयास करो। और मैं अपना 100% दे रहा हूँ। देखो वैसे मैं कहता नहीं कि शेयर वगैरह करो, बस थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि बच्चे जब शेयर करते हैं तो पता है कि टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है। लाइक वाइक कर देना। अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए, और हाँ अपना ख्याल रखिए बस, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। चलिए।